एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की महामैराथन क्लास को लेकर आई हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने साइंस की महामैराथन क्लास दी थी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई, ऐसे ही आपकी हिंदी की भी एक क्लास है। और इस मास्टर क्लास में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इसके साथ साथ चैप्टर वाइज जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरीके की कोई अलग से वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि इसी में सब कुछ आपका दिया गया है। ठीक है, आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने प्रोवाइड की हैं। तो चलिए और बात करते हैं इसका जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगा। तो इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे, वो भी फ्री में आपको मिलेगा। पूरी चीज़ें, यानी देखिए ये कितना सारा आपका है, कम से कम 57 पेज का ये आपका पूरा ये क्लास है। और 57 पेज में ये पीडीएफ दी गई है। कितने पेज है? 57 पेज। और ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी पीडीएफ के थ्रू। और आपको इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री में आपको सब मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, तभी आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। कम से कम 10,000 लोगों को शेयर करना है, यानी 10,000 व्यूज़ जब तक नहीं होंगे मैं इसकी पीडीएफ नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। चलिए, तो यहाँ पर पहला जो आपका चैप्टर है, आपको पता है हिंदी का जो पहला पार्ट है वो है कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंग। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। पूछा जाता है कि कहानी क्या है। कहानी जो है ये गद्य साहित्य की सबसे अच्छी और प्रिय विद्या है, यानी ये गद्य साहित्य की कहानी, जिसको हम हिंदी में गद्य बोलते हैं। ठीक है, तो गद्य साहित्य की सबसे अच्छी और प्रिय विद्या है। भाषा शिक्षण में कहानी का बहुत महत्व है। कहानी में किसी पात्र को या किसी भी घटना को या किसी भी भाव को या किसी संवेदना को या आदि का धार्मिक वर्णन किया जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का हम वर्णन करते हैं। प्लेटो ने कहा है, प्लेटो के अनुसार कहा गया है कि देश के लिए भोजन एवं व्यायाम और मस्तिष्क के लिए कहानी एवं संगीत की आवश्यकता है। यानी जिस तरह हमारे देश के लिए हमें भोजन की और हमें व्यायाम की और की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क को कहानी और संगीत की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए, कथन और कहानी लेखक के उद्देश्य के आधार पर कहानियाँ निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि सामाजिक कहानी, धार्मिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, चरित्र प्रधान कहानी और घटना प्रधान कहानी। अब इस चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है जो आपके बार बार पूछे गए हैं? देखिए, 2022 में पूछा गया प्रश्न है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है। यानी कहानी शिक्षण क्यों उपयोगी है शिक्षकों के लिए, बालकों के लिए। ठीक है, तो बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। यानी जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हो तो वो उसका अर्थ जो है वो जल्दी से क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कहानी मनोरंजन का सबसे अच्छा और बड़ा साधन है। जब बच्चे बोर होते हैं तो आप सोचते हो कि उनको नैतिक शिक्षा, यानी उनके अंदर जो नैतिक विकास है वो किसके माध्यम से किया जाए, कहानी के माध्यम से। तो बच्चे कहानी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसलिए ये बच्चों के लिए सबसे अच्छा साधन है मनोरंजन का। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि आप सोचते हो कहाँ, जैसे मान लो कि कहानी के माध्यम से आपने महात्मा गांधी के बारे में बताया, उनके नेतृत्व के बारे में बताया, तो बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, तो कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर आप नैतिकता की भावना को भी विकसित कर सकते हो। चलिए, फोर्थ है, कहानी शिक्षण का रुचिकर साधन है। यानी कहानी शिक्षण जो है ये क्या है, बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चे कहानी बहुत इंटरेस्ट होकर सुनते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कहानी में, तो कहानी शिक्षण का रुचिकर साधन है। ठीक है, चलिए, अब सेकंड आपका जो है वो है कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। और 2019 में पूछा गया है, और ये उद्देश्य जो है 2016 में भी पूछा गया था। देखिए, बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जो बोलते हैं मैम आप ना वो क्या बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया उसको वहाँ पर लिख दिया करिए। देखिए, जितने भी इस जो महामैराथन क्लास का मतलब क्या होता है, यानी कि जितना भी आपका सिलेबस है, जैसे हिंदी का जो भी आपका पाठ्यक्रम है, उसका संपूर्ण उसकी क्या करना, रिवीजन करना। और वही चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। फालतू की चीज़ें मैंने खुद ही हटा दी हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचें कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैम ने जो यहाँ पर वहाँ सन लिख दिया है तो ही इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। इसमें से अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़े, यानी कि आप अपने से अपना पेपर ख़राब कर रहे हो। ठीक है, चलिए, कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं।
तो ज्ञान को सरल व रोचक रूप से प्रस्तुत करना है। कहानी का उद्देश्य किस लिए होता है? कहानी के माध्यम से शिक्षक क्या करता है? ज्ञान को सरल तरीके से और रोचक रूप से बच्चों में प्रस्तुत करता है, बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। छात्रों में विचार, कल्पना, तर्क शक्ति को विकसित करना, यानी कहानी के माध्यम से शिक्षक क्या करता है? छात्रों में सोचने की, समझने की, ठीक है, कल्पना को विकसित करता है, यानी विचार, कल्पना और तर्क शक्ति को विकसित करता है। जैसे मान लो आपने कहा कहानी, मान लो आपने पेड़ पौधों की कहानी सुनाई, आप किसी पेड़ का नाम ले रहे हो तो बच्चों के माइंड में वो पेड़ का चित्र बनता रहेगा, ठीक है। चलिए, छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को विकसित करना। कहानी के माध्यम से आप छात्र क्या होते हैं, जब आप बच्चों को देखा होगा स्कूल में ही क्या घर में देखा होगा, जब दादा दादी या नाना नानी कहानी सुनाते हैं तो बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक होकर सुनते हैं, ठीक है। तो छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को विकसित करता है। कहानी का उद्देश्य क्या होता है? छोटी एवं कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाना, यानी कहानी के माध्यम से आप बच्चों को छोटी से छोटी बातों को और कठिन से कठिन बातों को सरल और बनाकर सुना सकते हो, ठीक है। फिर क्या है? छात्रों में संवेगों व मनोवृत्तियों का ज्ञान कराना, यानी छात्रों में आप संवेगों, यानी कि जहाँ पर दुख की बात हो रही है, दुख के बारे में बताना, भय, डर के बारे में बता रहे हो। जब डरते हो तो उस तरीके से इंप्रेशन देते हो कि बच्चा डर गया था या फिर बच्चा बहुत दुखी था, मतलब आप इंप्रेशन भी साथ साथ देते रहते हो। छात्रों में सामाजिकता की भावना को विकसित करना, बच्चों में क्या होता है? छात्रों में क्या होता है? सामाजिकता की भावना विकसित होती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका लोक कथा, और ये पूछा गया है लोक कथा के बारे में बताइए। तो लोक कथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और कथा, ठीक है। लोक का अर्थ होता है जन समूह या लोगों का समूह, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का समूह होता है या जन समूह। जैसे गांव में देखा होगा पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं एक साथ। कथा का अर्थ होता है कहानियों, घटनाओं, कथाओं आदि से है, यानी कि लोगों, यानी समूह में बैठकर कहानियों को सुनना, किसी घटनाओं को सुनना, ठीक है, कथाओं को सुनना क्या कहलाता है? लोक कथा कहलाता है। यानी कि लोक कथा का किससे तात्पर्य है? लोक कथा का तात्पर्य है किसी क्षेत्र में विशेष में जनश्रुतियों के माध्यम से चली आ रही कथाओं से है। इनका अस्तित्व पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक जनश्रुतियों के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। चलिए, कहानी और लोक कथा में अंतर क्या है? अभी आपने कहा कहानी, वो भी तो भाई सभी को सुनाई जाती। लोक कथा क्या है? तो कहानी एक लिखित साहित्यिक गद्य रचना होती है, ठीक है, जो हमारी पुस्तकों में लिखी होती है, ठीक है। और लोक कथा जो होती है वो जन साधारण में प्रचलित दंत कथाएं हैं। जैसे कि मतलब किसी गांव की कोई कथा है, उसके बारे में सुनाया जा रहा है, यानी कि जो क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से चली आ रही, यानी सुनाया जाता है कि राजा लोग ऐसे रहते थे, इस गांव में ये हुआ था, मतलब जो गांव में जो घटनाएं घट चुकी होती हैं उन पे आधारित होती हैं, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं लोक कथा। अब है रोचक प्रसंग। देखिए, रोचक प्रसंग से तो बहुत क्वेश्चन नहीं आए हैं, क्वेश्चन आए ही नहीं हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना है, हो सकता आ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना है। वैसे अभी तक इससे एक भी प्रश्न नहीं आया है। तो चर्चा के लिए जब किसी विषय वस्तु को तैयार किया जाता है, यानी किसी चर्चा के लिए, यानी डिस्कस के लिए जब किसी विषय वस्तु को तैयार किया जाता है तो पहले उसकी सूक्ष्म व्याख्या की जाती है। सबसे पहले उसके बारे में देखा जाता है, फिर उसकी सूक्ष्म व्याख्या को ही हम प्रसंग कहते हैं, ठीक है। यानी विद्यार्थी को कहानी अथवा लोक कथा सुनाते समय प्रारंभ अथवा बीच में ऐसे प्रसंग सुनाना जिससे बच्चों में उस कहानी या लोक कथा के प्रति रुचि जागृत हो, उसे हम रोचक प्रसंग कहते हैं। रोचक प्रसंग के महत्व एवं उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, ये आ सकता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रोचक प्रसंग के महत्व और उद्देश्य, तो इससे बच्चों में ज्ञान में वृद्धि होगी, बच्चों में जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। चलिए, अब नेक्स्ट आपका पाठ है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्वयं अनुभव पर चर्चा। तो परिवेश क्या होता है? वैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन आ सकता है, आने की संभावना है। तो जिन क्वेश्चन की आने की संभावना है वही यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि परिवेश से क्या आपका तात्पर्य है, तो परिवेश से तात्पर्य किसी वस्तु या व्यक्ति के आसपास या क्षेत्र वातावरण से है, ठीक है। परिवेश का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के आसपास का जो क्षेत्र या आसपास का जो वातावरण होता है उसी को तो हम परिवेश कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाएं। सामाजिक घटनाएं कौन होती है? सामाजिक घटना कोई भी घटना, क्रिया या व्यवहार से है जो सामाजिक प्रभाव के कारण होती है, यानी समाज के कारण जो होती है।
नेक्स्ट है स्वम अनुभव, यानी अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो स्वम अनुभव का मतलब स्वयं का अनुभव है, ठीक है, यानी खुद का अनुभव, यानी किसी प्रयोग, क्रिया या घटना द्वारा प्राप्त ज्ञान या सीख स्वयं अनुभव कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर क्या करें, मान लो आपके साथ कोई घटना घटित हुई है तो आपने उसका अनुभव खुद किया है, ठीक है। आप पढ़ने जाते हो, आप पढ़ रहे हो, या जैसे मान लो आप मान लो कोई काम कर रहे हो और वो गलत हो गया या सही हुआ, जो जैसा भी हुआ, तो उसका अनुभव आप खुद करते हो, यानी कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसका अनुभव आप खुद करते हो, वो स्वयं अनुभव कहलाता है। चर्चा, जिसको आप जानते हो इंग्लिश में डिस्कशन कहते हैं, डिस्कस करना। तो चर्चा भाषा शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र अथवा कक्षा के छात्र आपस में किसी प्रकरण या समस्या पर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो जाहिर सी बात है, चर्चा यानी डिस्कस करना, तो चर्चा आप किससे करते हो, दो लोगों के बीच में ही तो चर्चा होती है, अकेला तो कोई व्यक्ति चर्चा करेगा नहीं, या तो फिर छात्र या शिक्षक के बीच कोई चर्चा हो रही होगी, कोई डिस्कशन हो रहा होगा, या फिर छात्र अपने ही दोस्तों से, अपनी सहेलियों से क्या करती हैं, चर्चा करती हैं, डिस्कस करती हैं स्वतंत्र रूप से, उसे ही हम क्या कहते हैं, चर्चा कहते हैं, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करना। चर्चा के उद्देश्य क्या होते हैं? चर्चा द्वारा बच्चों की झिझक व डर को दूर करना, ठीक है, इससे बच्चों की झिझक और डर दूर हो जाता है। बच्चों में अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहने की क्षमता विकसित होती है। चर्चा में क्या होता है, बच्चे अपनी बात को स्वतंत्र रूप से छात्र शिक्षक के प्रति करते हैं या अपने दोस्तों से अपनी बात को बताते हैं। छात्रों में तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास होना, ठीक है। चलिए, अब चर्चा में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। चर्चा की विषय वस्तु छात्रों के अनुभव या आसपास के परिवेश से जुड़ी हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, केवल सवाल ही सवाल ना हो बल्कि विषय पर चर्चा भी हो। अब ऐसा भी नहीं है कि एक शिक्षक बच्चे से सवाल ही सवाल करने लगे, या एक बच्चा अपने शिक्षक से या अपने टीचर से सवाल ही सवाल करने लगे, है ना, कुछ विषय पर चर्चा होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। दूसरा पॉइंट है, छात्रों को बोलने का अवसर दिया जाए तथा उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी जाए, ठीक है। हाँ या ना वाले प्रश्न ना होकर बल्कि बच्चों को अभिव्यक्त के लिए उपयुक्त वातावरण भी हो। चलिए, अब चर्चा के गुण कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें छात्र सक्रिय रहकर कार्य करते हैं। अब जाहिर सी बात है, चर्चा हो रही तो छात्र एक्टिव होंगे तभी तो अपनी बात को कह पाएंगे, है ना। छात्रों का आत्मविश्वास भी इसमें बढ़ता है। छात्र क्या होते हैं, फिर से अपने टीचर से कभी भी कोई प्रश्न पूछना हो तो वो क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक पूछ सकते हैं। उनको क्या होगा, कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं। छात्रों की तर्क शक्ति बढ़ती है। चलिए, अब चर्चा के दोष क्या हो सकते हैं, इनकी हानियाँ क्या हो सकती हैं? इसमें अधिक समय लग सकता है। अब चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है तो समय तो लगेगा ही। पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है और आलसी बच्चे रुचि नहीं लेते। जो आलसी बच्चे होते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं होता, ना ही वो कुछ पूछेंगे ना ही कुछ बताएंगे, बस बैठे रहेंगे, ठीक है। तो इससे ये भी थोड़ा हो सकता है दिक्कत। चलिए, अगला पार्ट है आपका। अब यहाँ से देखिए कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। गद्य और पद्य के शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ साथ बोलना और पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस आपके हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। चलिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, यानी 2015, 2017, 2020 में कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न मैं यहाँ करा रही हूँ छूटने नहीं चाहिए एक भी, ठीक है। चलिए, अगर छोड़ दिया तो समझ लीजिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। गद्य और पद्य में अंतर। तो गद्य और पद्य में क्या? गद्य का मतलब होता है कहानियाँ, जो हम कहानी कहते हैं, या निबंध हो गया, ठीक है। पद्य का मतलब होता है कविता, ठीक है। गद्य मतलब कहानी और पद्य मतलब कविता। तो अब आपको जब इसका मतलब पता होगा तो जाहिर सी बात है, अगर आप नहीं भी पढ़े होगे तो आप अपने आप से बना लोगे, ठीक है। तो गद्य के अंतर्गत कहानी, निबंध, पत्र लेखन, संस्मरण आदि आते हैं। लेकिन पद्य के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कविताएं आ गई, छड़िकाएँ आ गई, गीत आ गया, दोहा आ गया, सोरठा हो गया, छंद आदि आते हैं। यानी जिसको हम लय तरीके से गाएंगे, यानी लय में गाते हैं जिन चीज़ों को, चाहे वो कविता हो, चाहे वो गीत हो, चाहे दोहा हो, थोड़ा गा कर गाते हैं ना, थोड़ा लय में गाते हैं तो वो कविता कहलाती हैं। और जिनको हम बस ऐसे लयबद्ध, जिनको हम बिना लय के पढ़ते बस चले जाते हैं, बस लिखते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, वो होती कविताएँ, कहानियाँ, सॉरी, ठीक है। चलिए,
तो गद्य को साधारण तौर से पढ़ा जाता है, जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ रही हूँ, गद्य को साधारण तौर से पढ़ा जाता है। अब मैं इसी को गाकर पढ़ूँ, गद्य को साधारण, ऐसे तो नहीं पढ़ सकती ना। तो गद्य को साधारण तौर से पढ़ा जाता है, लेकिन पद्य को क्या होता है, गाकर यानी लयात्मक तौर से पढ़ा जाता है। जैसे रामायण को आप पढ़ते हो, महाभारत को पढ़ते हो, जैसे महाकाव्य पद में लिखे गए हैं। समझ में आया? चलिए देखिए, इसके एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है? और देखिए ये 15, 17 और 2020 और 2022 कम से कम 4 बार आया है, और आप तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है। तो मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? तो मनुष्य हो गया, ठीक है। मनुष्य जब अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए भाषा का बोल कर प्रयोग करता है, जैसे मैं अपने विचार को क्या कर रही हूँ, बोल कर भी प्रकट कर रही हूँ, लिख कर भी। ये हमने लिखा भी है और हम बोल भी रहे, लेकिन इस वक्त आप सुन रहे हो, तो यानी यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने भाव को, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष क्या करता है, किसी भाषा को बोल कर जब प्रयोग करता है, तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिख दिया ना कि 2015, 2017, 2020, 2022, तो ज़रूरी नहीं कि यही पूछा गया। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या है, यानी इसी में आ गया। अब ये मत सोचिए यहाँ पे सन नहीं डाला, अब अलग अलग से सन थोड़ी डालेंगे, पूरा तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। औपचारिक बातचीत के साथ साथ कहानी, कथन, घटना, चित्र वर्णन, भाषण, आशु भाषा अभिनय तथा काव्य पाठ मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, मौन वाचन के निम्न उद्देश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी, सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही है। तो मौन वाचन के निम्न उद्देश्य क्या है, ये आपके तीनों में पूछा गया है, 2015 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी। तो द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना क्या कहलाता है? मौन वाचन कहलाता है, ठीक है। छात्रों की बोध शक्ति विकसित करना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना मौन वाचन के उद्देश्य हैं। छात्रों में सोचने का, मनन करने का, तर्क करने की शक्ति को बढ़ाना। इसके साथ साथ भाषा लिपि संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। इसके साथ साथ शब्द भंडार, भाषा भंडार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, शब्द शक्तियाँ छात्र में विकसित करना। सातवां है स्वयं संदर्भ स्रोतों से शब्दार्थ आदि ज्ञात करने की क्षमता छात्र में उत्पन्न करना, ठीक है। ये क्या है? मौन वाचन के निम्न उद्देश्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व क्या है, यानी क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या महत्व है। तो द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना। आप मौन वाचन के उद्देश्य या महत्व पढ़ोगे, सेम है दोनों, ठीक है, बात एक ही है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका महत्व है। छात्रों की बोध शक्ति का विकास करना, ठीक है, छात्रों में स्वाध्याय की आदत को विकसित करना। आप ये भी लिख सकते हो कि छात्रों में क्या करना, छात्रों में सोच, मनन, तर्क करने की शक्ति को बढ़ाना, ठीक है, सेम वही है, ठीक है। चलिए अब अनुकरण वाचन क्या है? जो चीज़ मुझे लगेगा मुझे समझाना चाहिए वो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अब मौन वाचन तो आप जानते हो ना कि ऐसी भाषा जिसे आप अपने मन में ही पढ़ते हो, मौन वाचन कहलाता है। और मौन वाचन से क्या होता है? आपकी मानसिक शक्ति का विकास होता है, तर्क, चिंतन, मनन शक्तियों का विकास होता है। इसके साथ साथ क्या करते हो, आपके अंदर जो है कल्पना शक्ति का विकास होता है। आपके अंदर क्या होता है, स्वयं अनुभव करने का विकास होता है, ठीक है। आप चीज़ों को स्वयं अनुभव करते हो। ये सभी चीज़ें आप आराम से लिख सकते हो। अनुकरण मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। आपको पता है ना, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। तो अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। ये 2017 में पूछा गया है। तो किसी आदर्श की नकल करना, जैसे टीचर की नकल करना। अब बच्चे को आपने देखा होगा, आप एक खुद टीचर हो, आप जानते हो जब आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हो तो बच्चा आपकी सीधी नकल करता है। आप कविता को पढ़ाते हो, आपने एक लाइन को पढ़ाया, फिर बच्चा उसको दोहराता है, यानी कि नकल करना, ठीक है। तो अनुकरण वाचक का मतलब होता है नकल करना। तो अनुकरण का अर्थ क्या है? किसी आदर्श की नकल करना। कक्षा में शिक्षक के वाचन के उपरांत बच्चे द्वारा उसका दोहराया जाने की क्रिया को अनुकरण वाचन कहते हैं। यानी जब शिक्षक किसी बात को कहता है या बोलता है तो उस समय उस बच्चे उस बात को दोहराते हैं, इसी को हम कहते हैं अनुकरण, ठीक है। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है, यानी नई नई रचनाएं करना सीखता है। चलिए
नेक्स्ट है, देखिए एक बार ये प्रश्न आया था कि मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति को समझाइए। ये आपका 2021 और 2022 में भी पूछा गया था, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति को समझाइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है? अपने भाव को सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करना इसमें शामिल होता है। इसमें शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, विचार, क्रमबद्धता और निसंकोच भय व्यक्ति से जैसे पक्ष होते हैं। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से है। यानी किसी भाषा को या किसी बात को बोल कर कहना क्या कहलाता है? मौखिक अभिव्यक्ति, यानी अपने विचारों, अपने भावों को बोल करके बताना, ठीक है, या बोलकर प्रकट करना। लिखित अभिव्यक्ति का मतलब होता है मन के भाव और विचारों को लिख कर प्रकट करना। जैसे आप निबंध लिखते हो, तो आपसे निबंध लिखने को कहा, तो जैसे मान लो कह दिया कि आपको महात्मा गांधी के बारे में बताना है, या महात्मा गांधी पर निबंध लिखो, या फिर किसी राष्ट्रीय पर्व पर निबंध लिखो, या फिर कह दिया गया कि किसी भी आप पर्व पर निबंध लिखिए, तो आप अपनी भाषा में जो अभी आपके मन में आ रहा होगा वो आप लिखते चले जाते हो। ठीक है, जैसे आप बच्चों से बोल देते हो कि गाय पर निबंध लिखो, तो बच्चे लिखते नहीं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 1 पूंछ होती है, ऐसे लिख, मतलब जो उनके दिमाग में गाय का चित्र बनता आता है कि क्या क्या होता है, वो उसी को लिखते जाते हैं, है ना। तो मन के भाव और विचारों को लिखकर व्यक्त करना ही लिखित अभिव्यक्ति, जैसे नाटक, निबंध, पत्र लेखन, लोक कथा आदि। चलिए, अगर देखिए 2020 में आपसे पूछा गया, तो देखिए एक भी प्रश्न मैंने नहीं छोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। तो लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन ये पूछा गया था कौन कौन से होते हैं, 2020 के शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में पूछा गया था। तो लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन है पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाटक लेखन, अभिव्यक्ति के साधन है किसके? लिखित अभिव्यक्ति के। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था 2018 में कि छात्रों में शुद्ध उच्चारण हेतु 2 उपाय बताइए। तो छात्रों में शुद्ध उच्चारण हेतु 2 उपाय क्या हैं, यानी शुद्ध उच्चारण कैसे बच्चा कर सकता है? तो शुद्ध बोलने के लिए उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। किन उपकरणों का? उच्चारण शिक्षा में ग्रामोफोन का, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि का प्रयोग करना चाहिए। जब बच्चा ये सब सुनता है तो वो उसी तरीके से रिपीट करता है और शुद्ध बोलना सीख जाता है। फिर क्या है, ध्वनि तत्व का ज्ञान देना, यानी प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों को छात्रों को यह बताना चाहिए कि कौन सी ध्वनि कहाँ पैदा होती है। ठीक है, जैसे आप बताते नहीं हो कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सभी के बारे में कहा गया है। किस अक्षर के बोलने से जीभ, होठ आदि क्या स्थिति होती है, यानी जीभ की, होठ की क्या स्थिति होती है, यानी जीभ के आधार पे कौन कौन से अक्षर होते हैं। ठीक है, होठ से कौन कौन से, जैसे पा, फा, बा, भा ये बोला जाता है। आप मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी आपके अक्षर हैं उनके बारे में आप समझाते हो। अक्षरों का उच्चारण उनके नियत स्थान में ही होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है, कविता पाठ कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जब हम कविता बच्चों को पढ़ाते हैं, कविता जब बच्चों को सुनाते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, नंबर 1, कविता का पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बात है कि रागात्मक पाठन हो, यानी कि बच्चों को लय, सुर, ठीक है, लय और अच्छी तरीके से राग में पढ़ाना चाहिए। उचित लय, सुर, ताल, ठीक है, इन सभी तरीके से पढ़ाना चाहिए। उचित लय होना चाहिए, ताल होना चाहिए, गति भी होनी। अब पता चला आप गा भी रहे हो तो भी तेज तेज गाते चले जा रहे हो, भागते चले जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। उचित गति में आपको पढ़ाना चाहिए। और आरोह और अवरोह का ध्यान रखना चाहिए, यानी कब रुकना है, कब चलना है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है, कविता पाठ करते समय भावों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप बच्चों को कविता पढ़ा रहे हो, तो जैसे मान लो कि कहीं पर खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, तो आप वहाँ पर थोड़ा खुश होकर पढ़ाएं। जहाँ पर रोने की बात आ रही, थोड़ा सा आप अपना सैड वाला थोड़ा सा मुंह बना लें अपना, ठीक है, सैड वाला। ठीक है, जहाँ पर गुस्सा आ रही वहाँ पर थोड़ा सा गुस्से वाला इंप्रेशन दे, तो बच्चा ये भी सीखता है कि अच्छा गुस्सा ऐसे होते हैं, अच्छा हंसते ऐसे हैं, अच्छा ये, मतलब बच्चा क्या है, आपकी नकल करता है, वो सीखता है। तब देखा होगा बच्चे बड़ा एक्टिंग कर करके घर पे दिखाते हैं, जैसा टीचर करती वैसे ही वो बताते हैं, कर करके कविता सुनाते हैं। तो कविता पाठ करते समय भावों का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। कविता जिस रस से ओतप्रोत है, उसी के अनुसार हाव भाव तथा अंग संचालन होना चाहिए, यानी अपने हाथ पैर का यूज़ उसी तरह करो, एक्टिंग उसी तरीके से करो। शिक्षक का स्वसर, वाचन, वर्तनी स्पष्ट, आकर्षक व प्रभावकारी होना चाहिए। यानी कविता ऐसी सुनाओ कि बच्चों को पूरी समझ में आए। भागते चले जा रहे हो, कोई सुर, कोई लय, कोई ताल नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आनी कि आप बोल क्या रहे हो। यानी जो भी आप शब्द बोलो, जिस शब्द का इस्तेमाल करो, जिस वाक्य का इस्तेमाल करो, एकदम शुद्ध होना चाहिए। यानी बच्चों को स्पष्ट तरीके से आकर्षक और शुद्ध और प्रभावशाली दिखाई दे और सुनाई दे।
ठीक है, सुनाई देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था, मौलिक लेखन। बहुत से लोग मौखिक लेखन समझ के इसको लिखा थे, बहुत से लोगों को लगा कि मौखिक लेखन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर मौलिक लिख गया, लेकिन नहीं, ये आपका एक चैप्टर है और सबसे लास्ट चैप्टर है मौलिक लेखन के बारे में, वहाँ पर बात की गई है, लेकिन मैंने इसको यहीं पर ऐड कर दिया क्योंकि वहाँ से यही एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने इसको यहीं पर ऐड कर दिया। आपका सबसे लास्ट चैप्टर है मौलिक लेखन वाला, उसी से ये प्रश्न मैं यहाँ पर ऐड कर दी हूँ क्योंकि वहाँ से ये एक ही प्रश्न आया था। तो क्या कहा गया है कि मौलिक लेखन से तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो मौलिक लेखन किसे कहते हैं ये पूछा गया था। तो मौलिक लेखन से तात्पर्य उस लेखन से है जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से लेखन कार्य करता है, यानी व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, कोई लेखन कार्य करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे हम कहते हैं मौलिक लेखन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप देखिए आदर्श वाचन किसे कहते हैं, ये पूछा गया था 2015 में, ठीक है। तो आपको पता है आदर्श वाचन, जो एक शिक्षक यानी जो शिक्षक जब पढ़ाता है उसको हम आदर्श वाचन कहते हैं, ठीक है। और अनुकरण वाचन होता है शिक्षक को देख देख कर नकल करना, वो होता है अनुकरण वाचन। तो आदर्श वाचन मतलब शिक्षक का पढ़ाना। अब जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, आदर्श वाचन कर रही हूँ। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए बहुत से हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कहते हैं मैम आप बोलती ज़्यादा हैं, ठीक है। देखिए बहुत से हमारे यहाँ पर ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको जल्दी समझ आ जाता होगा, जो क्या है, जो शार्प माइंडेड यहाँ पर बच्चे हैं उनको जल्दी समझ आता है, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो मैं उनके लिए बोलती हूँ अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो आप वहाँ से वीडियो को स्किप कर दिया करिए, ठीक है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे जहाँ पर जैसा लगता है मैं वहाँ पर वैसा ही बोलती हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर बच्चों बताना चाहिए तो मैं वहाँ पर थोड़ा टाइम लेती हूँ, और जहाँ लगता है नहीं बताना चाहिए उसे मैं आगे बढ़ जाती हूँ पढ़ाकर, ठीक है। इससे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आदर्श वाचन क्या होता है, आदर्श वाचन क्या होता है, शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी आपने पढ़ा था ना द्रुत के बारे में पढ़ा ना, द्रुत लेखन या द्रुत पाठ कराते हैं। तो द्रुत पाठ का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया था 2015 में। तो द्रुत पाठ का मतलब होता है शीघ्रता से सीखना। क्या होता है, शीघ्रता से सीखना। चलिए अब आपका ये 4th चैप्टर है, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान। चलिए उपसर्ग किसे कहते हैं। अब देखिए उपसर्ग आपका हर पेपर में पूछा गया है। उपसर्ग अगर उपसर्ग नहीं भी पूछा गया तो पता है आपके उपसर्ग के उदाहरण पूछे गए, मतलब कुछ ना कुछ इससे प्रश्न पूछा गया है। कभी इसके उदाहरण पूछ लिए गए हैं, कभी दे दिया गया है कि प्रा उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए, ये कह दिया गया, या फिर प्रति उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए, ये कह दिया गया। इस तरीके से दिए गए, मतलब इससे एक प्रश्न जरूर हर बार पूछा गया है, ठीक है। 2016 में भी, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी, ठीक है। 2016 से लेकर 22 तक अभी भी जितने पेपर हुए हैं उपसर्ग से क्वेश्चन जरूर बनाए, इसलिए इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए, और आपने देखा होगा मैंने उपसर्ग आपको 2 बार पढ़ाया है। तो वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले, क्या होता है, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर क्या करते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ में उसके अर्थ को बदल देते हैं, यानी कि नया शब्द ला देते हैं, वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे संस्कृत में आपके कितने उपसर्ग होते हैं, 22 होते हैं। अगर आपसे पूछेगा हिंदी में 13 और उर्दू में 19 होते हैं, ये आपकी बहुविकल्पी में पूछ सकता है। अब उपसर्ग जो है संस्कृत में, जैसे आपसे कहा गया कि आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए, तो आप क्या बनाओगे, आगमन, आजन्म, ठीक है। यानी आ प्लस गमन मिलकर क्या बन गया, आगमन, और आ प्लस जन्म मिलकर क्या बन गया, आजन्म, ठीक है। अब उपसर्ग से कौन कौन सा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट वाले जो वही मैं लेकर आई हूँ, उसको पढ़िएगा जरूर। अब उपसर्ग से कौन सा, तो अप मतलब होता है बुरा या हीन, तो अप से अपकार बन गया, ठीक है। अनु उपसर्ग से, अनु का मतलब होता है पीछे, तो अनु, ये कभी कभी पूछा जाता है कि अनु का मतलब क्या होता है, अति का मतलब क्या होता है, ठीक है। अनु का मतलब होता है पीछे, तो हमने क्या लिखा, अनु प्लस जा, अनुज, अनुचर, अनुगामी, ठीक है। अति उपसर्ग से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति पूछता है, अति मतलब होता है अधिक, अति उपसर्ग से बनेगा तो अत्यंत बनेगा और अति उत्तम, ऐसे लिखा जाएगा, अति प्लस
अंत क्या हो जाता है, अत्यंत, ठीक है। और अति प्लस उत्तम क्या बन जाएगा, अति उत्तम। समझ में आ गया। नेक्स्ट है आ का मतलब होता है नहीं। आ उपसर्ग से कौन सा आ उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, अपठित, आदेय, ठीक है। अब से क्या हो जाएगा, अवगुण, अवनति। उत से क्या बनेगा, उत्कर्ष और उन्नति, ठीक है। कु मतलब होता है निंदनीय, या कु मतलब होता है क्या, खराब, ठीक है। तो कुमार्ग यानी खराब रास्ता, कुकर्म या कुप्रथा। फिर क्या, दु मतलब होता है कठिन या बुरा, यानी दुर्बल, दुर्गम और दुर्दशा। नी से कौन सा बनेगा, नी मतलब होता है रहित, निर्बल और निर्धन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते। प्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा गया है 2019 में पूछा गया था कि प्रा उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। तो प्रा प्लस बल मिलकर क्या बन जाएगा, प्रबल। ऐसे लिखना भी है आपको, प्रा प्लस देश मिलकर क्या बन जाएगा, प्रदेश, ठीक है। प्रा प्लस भाव मिलकर हो जाएगा प्रभाव, इस तरीके से, ठीक है। चलिए वी से कौन सा उपसर्ग बनेगा, वियोग, विनम्र, विभाग। सा जिसका मतलब होता है एक ही, एक सा, तो स्वर्ण हो जाएगा, सप्रेम, सगोत्र। सु मतलब होता है अच्छा, सुगंध, सुअवसर। परा बहुत इंपॉर्टेंट है, परा जिस पे इंपॉर्टेंट का उसको देख लीजिएगा। परा का मतलब होता है उल्टा पीछे। परा से क्या बन जाएगा, परा प्लस जय बन गया पराजय। परा प्लस भाव बन गया पराभाव, ठीक है, पराभव, ठीक है। चलिए अगला है आ उपसर्ग, यानी आ का मतलब होता है निषेध। आ से अथाह, अवर्जित बन गया। अन का मतलब होता है रहित। अन से अनजान, अनमोल, ठीक है। अध मतलब होता है आधा, तो क्या होगा, अधमरा, अधपका। औ मतलब होता है हीन, यानी क्या होगा, अवगुण या औघड़, ठीक है। चलिए उनका मतलब होता है एक कम, यानी कि 59, 29, एक कम होता है ना, 60 में एक कम 59 और 29, 30 में एक कम 29। चलिए नी उपसर्ग से क्या बनेगा, निडर, निकम्मा। भर से क्या बनेगा, भरपेट, भरपूर। सु से क्या बनेगा, सुपुत्र, सुपुत्री। मधु से क्या बनेगा, मधुमय, मधुशाला। सह से क्या बनेगा, सहयोगी, सहपाठी, ठीक है। चलिए कुछ उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे हैं। कम मतलब होता है थोड़ा, जैसे कमज़ोर, कम कीमत। खुश मतलब होता है अच्छा, यानी खुशादिल, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है प्रत्य। प्रत्य भी कई बार पूछा गया है। उपसर्ग और प्रत्य किसे कहते हैं, या उपसर्ग और प्रत्य के उदाहरण दे दिए गए हैं ना, बहुत से पूछे गए हैं। ये भी हमें ये 2016 से लेकर 2022 तक इससे प्रश्न लगातार बने हैं, ठीक है। चलिए प्रत्य वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर, या जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्य कहते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसे तारण में हमने हार जोड़ दिया, तारण हार हो गया। समाज में इक प्रत्यय जोड़ दिया, सामाजिक हो गया। और इक प्रत्यय से क्वेश्चन आया हुआ था, अभी आप देखिएगा आगे। अच्छा में हमने ई जोड़ दिया, अच्छाई हो गया। यहाँ पे ऊ नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। पालन में हमने हार जोड़ दिया, पालन हार हो गया, ठीक है। चलिए अब प्रत्यय जो है इनकी ये दो प्रकार के होते हैं, इनके दो भेद होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। चलिए अब देखिए जो इंपॉर्टेंट प्रत्यय है वो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो आपके पेपर में आने की संभावना आ सकते हैं। पाठ प्लस अक हो गया पाठक, चाल प्लस अक हो गया चालक, भूल प्लस अक्कड़ हो गया भुलक्कड़, कूद में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ गया कुदक्कड़, पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ दिया पढ़ाई, लिख में आई प्रत्यय जोड़ दिया लिखाई, ठीक है। तैर में आक जोड़ दिया तैराक, लड़ में आकू प्रत्यय जोड़ दिया लड़ाकू, समाज में इक प्रत्यय जोड़ दिया सामाजिक, लोक में इक प्रत्यय जोड़ दिया लौकिक, हंस में ई प्रत्यय जोड़ दिया हंसी, पवन में ई प्रत्यय जोड़ दिया क्या बन गया पठनीय, पठन में ई जोड़ दिया पठनीय, खेल में औना जोड़ दिया खिलौना, मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ दिया मनुष्यता, ध्यान में पूर्वक प्रत्यय जोड़ दिया ध्यानपूर्वक, रहस्य में मैं जोड़ दिया रहस्यमय, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से देखिए, मैंने कहा था ना आई प्रत्यय पूछा गया था, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया था कि आई प्रत्यय से बने दो शब्द बनाइए। तो हमने नपा में आई जोड़ दिया, क्या हो गया नपा, नाप में आई जोड़ दिया नपाई, ठीक है। तन्हा में आई जोड़ दिया तन्हाई, लंबा में आई जोड़ दिया लंबाई, पंडित में आई जोड़ दिया पंडिताई, ठाकुर में आई जोड़ दिया ठकुराई, चतुर में आई जोड़ दिया चतुराई, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समास। समासिक पद था ना उसमें, तो समास किसे कहते हैं, ये आपका 2015, 17, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। यानी कि 2015 और 17 में कहा गया था कि समास किसे कहते हैं, बाकी आपके इसके भेद पूछे गए हैं। चलिए, ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, सभी पढ़िएगा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नवीन सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नवीन सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे कहा गया कि नील प्लस कंठ, ठीक है, ये भी एक शब्द है आपका, ये भी एक शब्द है, ठीक है। नील मतलब होता है नीला, आपको पता है, कंठ मतलब होता है गले में जो आपका कंठ होता है, ठीक है। तो दोनों क्या है, सार्थक शब्द है, दोनों क्या है, सार्थक शब्द हैं, ठीक है। तो नील मतलब नीला, यानी नीला है जिसका कंठ, तो क्या हो जाएगा, नीलकंठ। दोनों मिलकर क्या बन गया, नीलकंठ। तो इसे हम कहते हैं समास। चलिए, समास के कितने भेद होते हैं, समास के आपके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ देखिए यहाँ पर आपके कुछ ऐसे हैं जो क्या हो जाएंगे आपके, जैसे यहाँ पर है द्विगु समास। द्विगु समास जहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए, यानी 4 पाई, 4 पाई यानी 4 क्या है, संख्या है, तो यहाँ पर द्विगु समास। द्विगु समास में जहाँ पर कोई संख्या आ जाए, ठीक है, जहाँ पर कोई संख्या है वो द्विगु समास होगा। कुछ आपके ट्रिक वाइज वाले हैं, ठीक है। जहाँ पर आ जाए 4 पाई, चौराहा यानी 4 राहों वाला ही तो चौराहा होता है, आपने चौराहा देखा होगा, जहाँ इधर भी रास्ता होगा, इधर भी रोड बनी होगी, इधर भी होगी, इधर, है ना। द्वंद्व समास में क्या होता है, हमेशा बीच में और लगा होता है, एवं लगा होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे क्या, जैसे आपने कहा माता और पिता, ठीक है, माता और पिता, यानी कि एक दूसरे का विलोम होगा, बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, माता और पिता के बाद योजक चिन्ह लगेगा, या फिर और लिखा होगा, वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। बहुब्रीहि समास, जितने भी हमारे भगवान हैं, भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सभी बहुब्रीहि समास में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बचा आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में, चलिए बता देती हूँ, अव्ययी भाव समास का भी ट्रिक क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास में जैसे कि ये, इसमें क्या होगा, इसमें जो है अव्यय आएगा, ठीक है, या फिर कोई उपसर्ग आएगा। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग आता है पहले, यानी कि और पहला जो पद होता है वो हमेशा छोटा होता है, जैसे प्रति हो गया, आ हो गया, यानी ये उपसर्ग आएंगे और पहला पद छोटा होता है, जैसे प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, आ प्लस जन्म आजन्म, ठीक है, इस तरीके से आएगा। जैसे भर प्लस पेट भरपेट, नि प्लस डर निडर, यानी कि उपसर्ग आएगा। इसमें क्या होता है, उपसर्ग आता है, पहला पद उपसर्ग होगा, ठीक है, पहला पद छोटा होगा, ठीक है, पहला पद अव्ययी होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। चलिए, तो समझ में आ गया, जो थोड़ी बहुत आपको ट्रिक मैंने जो बता दी। अब एक एक करके पढ़ते। तत्पुरुष समास, देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें जो होता है कि इस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय पदों में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इसमें याद रखिएगा, ये जो हम ऐसा बोले, जैसे मान लो विद्यालय लिखा है, जो विद्या के लिए आलय यानी विद्या के लिए स्थान, तो यहाँ पर विभक्ति जो होंगी वो छिपी रहेंगी, ठीक है। विभक्ति क्या होती, छिपी रहती। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, ठीक है, क्या है, सभा भवन यानी सभा के लिए भवन, विश्राम गृह यानी विश्राम करने के लिए गृह, गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, स्नान घर स्नान के लिए घर, सत्याग्रह सत्य के लिए ग्रह, ठीक है, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, देवालय देव के लिए आलय, गौशाला गौ के लिए शाला, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा है यहाँ पर, ये हमारा तत्पुरुष समास है और ये क्या होता है, इसमें विभक्ति छिपी हुई होती है, ठीक है। चलिए, कर्मधारय समास में क्या होता है, ये विशेषण और विशेष पर आधारित होता है, ठीक है। कर्मधारय समास जो होता है विशेषण और विशेष पर आधारित होता है। चलिए, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। आपको पता है विशेषण क्या होता है, जो क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो, ठीक है। एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, तो नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता क्या है, वो नीला है। तो यहाँ पर जो पहला पद क्या हो, विशेषता बताता हो, इतना याद रखिएगा, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुष में है जो उत्तम, तो पुरुष कैसा है, उत्तम क्या है, पुरुषों में जो उत्तम हो।
परम आनंद, परम है जो आनंद, ठीक है। फिर क्या है, भला मानस, ये मानस कैसा है, भला, यानी भला है जो मानस। लाल टोपी, टोपी कैसी है, लाल, यानी टोपी की विशेषता क्या है कि वो लाल है। जहाँ पर कोई विशेषता बताई जाए वहाँ पे कौन सा होगा, कर्मधारय समास। याद रखिएगा, जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहाँ कर्मधारय समास होगा। समझ में आ गया। तत्पुरुष समास, जहाँ पर कोई विभक्ति, बोलने पर कोई विभक्ति निकल रही हो, तत्पुरुष समास। और जहाँ पर कोई विशेषता बताई जाए वहाँ पर कर्मधारय समास। महाविद्यालय, जो महान है जो विद्यालय, विद्यालय कैसा है, महान। अधपका, यानी जो भोजन आधा पका हो, ठीक है। महाराज, यानी राजा कैसा है, महान है। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, यानी अंबर कैसा है, पीत है, यानी कपड़े वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं। महावीर, यानी वीर वो कैसा है, महान हो, ठीक है, महान है जो वीर। चलिए, महापुरुष, यानी जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो महान है जो पुरुष। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, ठीक है। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कंठ कैसा है, नीला है। काली मिर्च, काली मिर्च भी तो है, मिर्च कैसी है, काली है। महादेव, महान है जो देव, देव कैसे हैं, महान है। श्वेतांबर, यानी श्वेत है जिसका अंबर, यानी वस्त्र कैसे हैं, सफ़ेद हैं। क्या, सधर्म, यानी सत्य है जो धर्म, यानी सच्चा है जो धर्म। नील गगन, यानी गगन कैसा है, नीला है। अंधकूप, कूप कैसा है, अंधा है। लाल छड़ी, छड़ी कैसी है, लाल। नीलांबर, यानी नीला है जो अंबर, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा समास, हम पढ़ने जा रहे हैं संख्यावाचक समास, ठीक है, या हम इसके कहते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं, द्विगु समास, ठीक है। यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, लिख लीजिएगा द्विगु, ऐसे लिखा जाएगा द्विगु समास, ठीक है। चलिए, तो मैंने भी आपको ट्रिक बताई, द्विगु समास में क्या होता है, ये संख्यावाचक विशेषण होता है। समस्त पद किसी भी समूह या फिर किसी भी समाहार का बोध करता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे दो राहा, यानी दो राहों वाला, ठीक, गिनती होगी जहाँ पर, ध्यान रख लीजिएगा, वहाँ पर द्विगु समास होगा। फिर क्या है, त्रिभुज, यानी तीन है जिसकी भुजाएं, ठीक है, यानी तीन भुजाओं का समाहार। त्रिरत्न, या तीन रत्नों का समूह। भुवन त्रय, यानी तीन भवनों का समाहार। पंचामृत, यानी पांच अमृतों का समाहार। पंचवटी, यानी पांच वटों का समाहार। शतक, यानी 100। दशक, यानी कि 10 का समाहार। नवरात्र, यानी रात्रि कैसी है, 9। नवरत्न, यानी 9 रत्नों का समूह। सतसई, यानी 700 का समाहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है आपका समास द्वंद्व समास। और याद रखिएगा जो सेम सेम हो, देखिए ऐसे याद रखिएगा, द्वंद्व, दोनों क्या है, सेम सेम है, बीच में बिंदी लगी, तो दोनों सेम सेम, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों पद यहाँ पर क्या होंगे, प्रधान होंगे। दोनों पद क्या है, प्रधान, यानी ये भी समान ये भी समान, तो दोनों भाई अपने में प्रधान है। ऐसे याद रखिएगा, जिस समास में दोनों पद क्या है, प्रधान है, ये भी दू है, ये भी दू है, दोनों प्रधान हुए, ठीक है। और इसमें विग्रह करने पर इनके बीच या तो या लगेगा, या फिर अथवा लगेगा, या फिर एवं लगेगा, या फिर तथा लगेगा, या फिर और लगेगा। और इसके साथ साथ योजक चिन्ह का भी इस्तेमाल होगा। जैसे कृष्णार्जुन, यानी कृष्ण और अर्जुन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कृष्ण अर्जुन, ठीक है, ऐसे योजक चिन्ह लगाकर भी तो लिख सकते हो, कृष्ण अर्जुन, ठीक है। शस्त्रास्त्र, ठीक है, यानी कि शस्त्र और अस्त्र। शीतातप, यानी शीत और शीत या आतप, ठीक है। यथापयश, यानी यश या अपयश। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। सुरासुर, यानी सुर और असुर, देखो विलोम शब्द है ना एक दूसरे का। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, या धर्म या अधर्म, या धर्म और अधर्म भी लिख सकते हो। जलवायु, जल और वायु। अन्न जल, अन्न और जल। दाल रोटी, दाल और रोटी। समझ में आ गया। चलिए फिर क्या है, अपना पराया, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो अपना या पराया, या फिर अपना और पराया, तो एक दूसरे के देखिए यहाँ पर विलोम भी हैं। चलिए लास्ट है बहुब्रीहि समास, और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी गया है। एक आपका तत्पुरुष समास पूछा गया था एक बार, और एक बार बहुब्रीहि समास पूछा गया था, ठीक है। पढ़ना सारे हैं, कोई भी पूछ लिए जाएंगे। अन्य पद प्रधान समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कैसे, जिसका दोनों पद समान ना हो, अन्य पद समान हो, ठीक है। जिसका दोनों पद प्रधान ना हो, अन्य पद प्रधान हो। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वह दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चलिए बताते हैं आपको कि कैसे दोनों पद प्रधान नहीं होते। अब यहाँ पर लिखा है नीलकंठ, तो ना ही इसमें नील प्रधान है, ना ही कंठ प्रधान है। कौन प्रधान है, कोई तीसरा, कौन, शिव जी। कैसे, नीला है कंठ जिसका, और कंठ नीला किसका है, शिव का।
चक्र पाणी, जिसके हाथों में क्या है, चक्र है। पाणी मतलब हाथ और चक्र मतलब चक्र, तो चक्र किसके हाथ में है, विष्णु भगवान के, तो विष्णु जी क्या है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र किसके हैं, शिव जी के हैं। आशुतोष, आशु हो जाता है जो तोष यानी संतुष्ट, शिव जी। चंद्रमौली, तो चंद्रमौली यानी चंद्र किसके सर पर है, शिव जी के, ठीक है। चलिए इस तरीके से बहुत से हैं। चंद्रचूड़ शिव जी का है। चंद्रशेखर, शेखर पर है जिसके चंद्र वो कौन है, शिव जी। उमेश, उमा है ईश जो वो है शिव जी। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके वह है शिव जी। तिरंगा, तीन रंग जिसमें है वो कौन सा है, वो क्या होता है, राष्ट्र ध्वज है। शाखा मृग, तिरंगा भी आपका क्या है, बहुब्रीहि समास है। शाखा मृग, शाखा पर दौड़ता है जो मृग वो क्या है, बंदर कहलाता है, ठीक है। तो बंदर। अब है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास, जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद उपसर्ग हो, प्रथम पद छोटा हो, जिसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद छोटा है, पहला पद उपसर्ग हो, ठीक है। चलिए ये क्या है, अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन क्या है, प्रत्येक दिन। आजन्म यानी जन्म से लेकर। भर पेट, ठीक है, पेट भर कर। निडर यानी डर के बिना। प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष। बेमतलब, अनुरूप, निसंदेश, बेशक यानी बेमतलब मतलब के बिना, रूप के योग। ये आपको अर्थ नहीं बताना है, सिर्फ आपको ये लिखना है इसके उदाहरण में, ठीक है। चलिए जैसे बेनाम, बे और नाम, तो ये हमारा कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। बेकाम, बेलगाम, भरपेट, भरपूर, रात भर, दिन भर, ये सब क्या है, आपके अव्ययी भाव समास है। जहाँ पर क्या होगा आपके, जहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके, जहाँ पर आपके आ जाएंगे उपसर्ग, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका संज्ञा। संज्ञा से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, संज्ञा से बहुत प्रश्न आए हुए हैं, और ये संज्ञा जो है आपकी ये 2017 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिया मत लिखिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आपके 5 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा आपकी 2015 में पूछी गई थी, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, वह संज्ञा जिससे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, यानी जिससे किसी एक व्यक्ति, ठीक है, जिससे किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान का स्पेशली उसका बोध हो रहा हो, ठीक है, उसके नाम का बोध हो रहा हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, अब किसी ने कहा राम, तो राम मतलब किसी एक राम को बुलाया जा रहा है, ठीक है। आगरा यानी एक शहर को बताया जा रहा है। रामायण यानी किसी एक किताब की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ पर क्या होता है, संपूर्ण जाति का बोध हो, वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, अब यहाँ लड़का कहा गया यानी कि दुनिया के हर एक लड़के, यानी आपने कहा क्लास में लड़के खड़े हो जाएं, तो लड़के का मतलब कोई एक लड़का नहीं खड़ा होगा, क्लास के जितने भी लड़के हैं खड़े हो जाएंगे। लड़की मतलब दुनिया की सारी लड़की। नदी यानी कि सारी नदियाँ। पर्वत यानी कि दुनिया के सारे पर्वत। पहाड़ यानी दुनिया के सारे पहाड़, ठीक है, यानी सबकी सभी संपूर्ण जाति का जहाँ पर बोध हो रहा हो। अगला है भाववाचक संज्ञा। तो भाव जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव का पता चले या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास हो गया। बुढ़ापा यानी किसी व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो उसके भाव से पता चल रहा है कि वो बूढ़ा है। गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो। जैसे मेला, तो मेला क्या है, एक समूह है ना, बहुत से लोगों का समूह है। भीड़ क्या है, जब 4 लोग खड़े होंगे तभी तो भीड़ दिखाई देगी। सभा में बहुत से लोगों का समूह होता है। कक्षा में, क्लास में क्या होता है, बच्चों के समूह को कहते हैं। परिवार में बहुत सारे दादा दादी सभी लोग होते हैं, सभी का समूह क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पुस्तकालय में बहुत सारी किताबों का समूह जो होता है पुस्तकालय कहलाता है। झुंड होता है बहुत सारे, जैसे कि मधुमक्खियों का झुंड, ठीक है, इस तरीके से जानवरों का झुंड। सेना में बहुत सारी होते हैं, दल भी बहुत सारे, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तुओं का समूह। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है, वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव आदि का बोध कराते हो, द्रव्य यहाँ पे है, ठीक है, द्रव आदि का बोध कराते हो, उन्हें हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी है, घी है, तेल है, कोयला है, चांदी है, सोना है, हीरा है, लोहा है, चीनी, ये सभी क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा का भी चैप्टर समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वनाम भी बहुत पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे डेफिनेशन भी पूछ ली गई है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ठीक है, ऐसे पूछा गया है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए, सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। चलिए, अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका पूछा गया है 2015 में, 18 में, 20 में, 3 बार पूछा गया है, याद रखिएगा। वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है, ठीक है, ऐसा सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये इनके सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, या ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, या वह। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, 15, 18, 20 में तीनों बार पूछा गया है। तो इसके 3 भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्य पुरुष यानी कि तू, तुम, आप, यानी आप सामने वाले के लिए बात कर रहे हो, और अन्य पुरुष यानी किसी तीसरे की बात कर रहे हो, यह और वह, ठीक है। चलिए, संबंधवाचक सर्वनाम, ये भी आपका पूछा गया है क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम आपका पूछा जा चुका है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बहुत इजी आंसर है, देखो कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे जिसका, जो कि, जो और सो, जितना उतना आदि। जैसे यह वही मोबाइल है जिसके बारे में तुमने पूछा है। जैसे अब देखो, अब उस मोबाइल का संबंध आप एक व्यक्ति है जो मोबाइल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो आप उस मोबाइल को लेकर आए, तो उस व्यक्ति से जिसने पूछा उसको आपने बताया कि ये वही मोबाइल है जिसके बारे में तुमने पूछा है। दूसरा पॉइंट है, जो आज ऑफिस आएगा वह इंक्रीमेंट का हकदार होगा, ठीक है। चलिए, जो कोशिश करते हैं वे कामयाब होते हैं, ठीक है, ये देखिए, जो कोशिश करते हैं वही कामयाब होते हैं। चलिए, अब तीसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा भेद क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हो, यानी जो वस्तु उसकी मान लो है, यह मेरी पुस्तक है, यानी उस पुस्तक की तरफ आप संकेत कर रहे हो कि ये मेरी पुस्तक है, यानी ये वो निश्चित है कि ये इसी की पुस्तक है। वह मेरा घर है, यानी दूर से आपने कोई घर देखा और उस लड़के ने कहा कि वह मेरा घर है, यानी निश्चित है कि ये उसी का घर है। चलिए, नेक्स्ट है, आगे अच्छा रह गया है, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जैसे कोई भी चीज़ अनिश्चित हो, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हो। जैसे कहा गया कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, लेकिन दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है। यह कह दिया गया घर में कोई आया है, कौन आया है पता नहीं है, ठीक है। इसके साथ आपका होता है जैसे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जैसे कहा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, यह किसका भाई है, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। एक होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर क्या होता है, जो स्वयं उसको संकेत करते हो कि यह चीज़ उसी की हो, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं आदि, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है विशेषण, बहुत पूछा गया, 2016 में पूछा गया था, विशेषण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो विशेषण क्या होता है, चलिए देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो, ठीक है। जैसे कह दिया गया कि राम अच्छा लड़का है,
ठीक है, या वह अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम, तो कलम की विशेषता क्या है कि वो नई है, पुस्तक की विशेषता है कि वो 3 है, लड़के की विशेषता है कि वो अच्छा है। ठीक है, चलिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया, जितना पूछा है उतना बताया है। अगला है क्रिया विशेषण। ये कई बार पूछा गया है, 2016, 17, 19 और 22, 4 बार पूछा गया है। ठीक है, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताएं। ठीक है, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण का मतलब क्या हो गया, जो क्रिया की विशेषता बताएं। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमेश तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और क्रिया की विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ रहा है। ठीक है, सुधा अच्छा गाती है, तो यहाँ सुधा क्या कर रही है, गा रही। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है। और कैसा हो रहा है, गाने की विशेषता क्या है कि वो अच्छा गा रही है। फिर क्या है, गीता जल्दी खाना बनाती है, तो गीता की विशेषता क्या है कि वो जल्द खाना बना रही है। क्या काम कर रही है गीता, क्या क्रिया कर रही है, खाना बनाने की। और खाना कैसा बना रही है, कैसे बना रही है, जल्दी बना रही है, यानी जल्दी जल्दी बना रही है। ठीक है, उसकी विशेषता है कि जल्दी बना रही है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपका है काल से, जो कई बार पूछा गया है, 15 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 21 में, कि काल और उनके भेद। कई बार पूछा गया है कि काल किसे कहते हैं, और एक आपका जो है 21 में और आपका 19 में पूछा गया था कि काल के कितने भेद हैं। तो किसी काम के करने या होने से जिस समय का जो पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी काम को हमने कहा हम ये आज काम करेंगे, हमने किसी काम को आज किया, तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा वो आजकल वर्तमान हो गया। ठीक है, हमने जो हम काम कर चुके हैं वो क्या कहलाएगा, भूतकाल कहलाएगा। हम जो काम करने वाले हैं वो क्या कहलाएगा, भविष्यकाल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यानी हम आज में जीते हैं तो वो वर्तमान हो गया। ठीक है, हम जो बीता हुआ कल है, एक सेकेंड अभी आपको समझाती हूँ। आज हमारा है, जो आज हम जी रहे हैं वो क्या है, हमारा वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान काल होता है। हम जिन पल को बीत चुके हैं, जो हमारा कल बीता हुआ कल क्या होगा, बीता हुआ कल। ठीक है, बीता हुआ कल क्या कहलाता है, बीता हुआ कल कहलाता है भूतकाल। ठीक है, और आने वाला कल, ठीक है, आने वाला कल यानी जो आने वाला कल है वो क्या कहलाएगा, भविष्य। ठीक है, जैसे हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो किसके लिए करें, ये हमारा भविष्य है, यानी जब पेपर आएगा तो हम वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे जो ये काल हैं क्या बताते हैं, ये होने से, इससे जो काल है किसी काम के करने या होने से समय का पता चलता है, यानी किसी काम के करने या होने से समय का जो पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसी काम के करने या होने से जब समय का जो पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है लिंग। लिंग किसे कहते हैं, ये भी आपका कई बार पूछा गया है। तो लिंग किसे कहते हैं, 2020 में पूछा गया था। तो संज्ञा के जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यानी कि संज्ञा के जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में पता चलता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे हमें लिंग जो है, ये हमारे हिंदी में लिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य पूछा गया है कि वाक्य किसे कहते हैं और इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो शब्दों के एक सार्थक समूह को, सार्थक मतलब ऐसा शब्द जो कोई अर्थ देता हो, ऐसा शब्द नहीं जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है, तो शब्दों के, अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे कि शब्दों के साथ, अगर आपने लिखा कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा शब्दों के एक सार्थक समूह को, यानी जो ऐसा शब्द, ऐसे शब्दों का समूह जो कोई अर्थ प्रदान करता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे आकाश भागता रहता है। ठीक है, तो ये एक अर्थ निकल रहा है कि आकाश कैसा, जब हम आसमान में देखते हैं ऐसे लगता है आकाश भाग रहा है। आकाश भागता रहता है, यहाँ पर आकाश, आसमान की बात नहीं की गई, सॉरी, यहाँ पर लड़के की बात की गई कि जो आकाश एक लड़का है वो हमेशा भागता ही रहता है। श्याम पढ़ाई करता रहता है, यानी कि एक अर्थ निकला है कि श्याम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी वो हमेशा पढ़ता ही रहता है। चलिए
अब जो हमारे जो वाक्य हैं उनके 8 प्रकार के होते हैं, यानी इनके 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह किसे कहते हैं। और देखिए 2015 से लेकर 2022 तक लगातार पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछा गया है किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित समझाइए। कभी पूछ लिया गया कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कभी दे दिया गया कि अल्प विराम और अर्ध विराम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। कभी दे दिया गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। समझ में आ गया, इस तरीके से पूछा गया है। चलिए, यानी कि पढ़ना, आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो पूरा पढ़ना है। वाक्य बोलते समय या अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो वाक्य को बोलते समय या हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसके लिखते समय जब हम वहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, जो ठहरते हैं, उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी उस समय जो चिन्ह को लगाते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी 20 विराम चिन्ह होते हैं। इसको किसने दिया था? कामता प्रसाद गुरु ने दिया था। पहला अल्प विराम, ये देखिए जहाँ पर हम थोड़ा सा ठहरते हैं। अर्ध विराम, जहाँ पर हम अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा देर में ठहरते हैं। पूर्ण विराम, जब वाक्य के पूरा होने पर हम ठहरते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब किसी से प्रश्न पूछने पर जो हम प्रश्नवाचक वाक्य में जब हम प्रश्न का पूरा होने पर जो ठहरते हैं। आश्चर्य या विस्मयदिबोधक चिन्ह, जहाँ पर कोई आश्चर्यचकित बात होती है वहाँ पर हम ये लगाते हैं। निर्देशक चिन्ह, जिसे हम डैश बोलते हैं। योजक चिन्ह, जो हम विलोम शब्द के बीच में लगाते हैं। कोष्टक चिन्ह, यानी जो ये ब्रैकेट होते हैं। अपूर्ण या उपविराम, ठीक है। लाघव चिन्ह, जहाँ पर क्या होता है, जैसे किसी वाक्य को हम क्या होता है स्पष्ट रूप से स्पष्ट करके लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इसको हम जो छोटा करके लिखते हैं ना उत्तर प्रदेश, तो हम इसको थोड़ा भी ऐसे भी लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश, ये वहाँ पर लगाया जाता है। ये लोप चिन्ह होता है, पाद बिंदु हो गया, तुल्यात्मक सूचक हो गया, ठीक है, अवतरण चिन्ह सूचक, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, हंस पद। ये हंस पद जब कोई वाक्य छूट जाता है तो उसको बीच में लगा करके ऊपर उस वाक्य को पूरा कर देते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ओम, थोड़ा लंबा खींचकर, जहाँ पर लंबा, थोड़ा बात को लंबा कहकर खींच करके जहाँ पर बोलते हैं वहाँ पर ये लगता है। ठीक है, चलिए, इसके साथ साथ 19वां है टीका सूचक और 20वां है समाप्ति सूचक। ठीक है, तो 20 होते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछे गए, ऐसे कभी कभी प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण विराम और अर्ध विराम किसे कहते हैं, इसके बारे में उदाहरण सहित समझाइए, या फिर कह दिया कि किन्हीं 4 विराम चिन्हों के बारे में बताइए। ठीक है, पूर्ण विराम, हम बोलते समय वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते हैं तो पूर्ण विराम कहलाता है। ठीक है, अर्ध विराम क्या होता है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ी देर और अधिक देर रुकते हैं, वहां पर अर्ध विराम होता है। अल्प विराम, जहां पर अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी सी देर के लिए रुकना, अल्प विराम कहलाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट है विपरीतार्थी शब्द, यानी कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अब ये जो आपके विलोम शब्द, ये पूछे हुए एग्जाम में विलोम शब्द हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम में पूछे गए विलोम शब्द हैं ये वही है। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके पास कोई बुक्स है वहाँ पे देख लीजिएगा और विलोम शब्द वहाँ से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मुक्ति का क्या होगा, बंधन। मुक्ति मतलब होता है कि छोड़ देना या छूट दे देना। ठीक है, बंधन मतलब बांध के रखना, छूट दे देना एक तरीके से। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक होता है। वादी का मतलब, वादी का उल्टा प्रतिवादी होगा। संयोग का वियोग होता है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। निस्सीम का असीम होता है। ये अनुरक्ति और निस्सीम जो है ये आपका 2015 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दो पर्यायवाची। अब देखिए जो पर्यायवाची आपके पेपर में पूछे गए हैं, समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। जैसे उपकार का मतलब होता है भेंट, तोहफा, है ना, उपकार देना, गिफ्ट देना जिसे बोलते हैं, भेंट होता है, तोहफा होता है। अनुपम का मतलब होता है जिसके जैसा कोई ना हो, यानी जिसके जैसा दूसरा पैदा ही ना हुआ हो, यानी अद्वितीय, अनूठा, विचित्र, अद्भुत। उपेक्षा मतलब ध्यान न देना, किसी की क्या करना, बेइज्जती कर देना एक तरीके से, है ना, किसी को मतलब इग्नोर कर देना। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना। ठीक है, एक तरीके से ये ध्यान न देना।
अपमान करना या अनसुना कर देना कि हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। खग को आप तो पता है, खग का मतलब होता है पक्षी, द्विज, नभचर, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं, थोड़ा एक दो भगवान जो होते हैं उनके मतलब आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, जैसे लक्ष्मी जी का, ठीक है, विष्णु जी का, शंकर भगवान का, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी भगवान के पर्यायवाची हैं वो ज़रूर याद कर लीजिएगा थोड़े बहुत, ठीक है। इसके साथ साथ आप शेर का याद कर लीजिएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ हाथी का याद कर लीजिएगा, ठीक है, बंदर का याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, और एक नाग का याद कर लीजिएगा, ठीक, ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए, वर्णन शब्द के दो दो पर्यायवाची, ये आपका पूछा गया है, वर्णन शब्द के पर्यायवाची 2018 में पूछे गए थे। तो वर्णन का मतलब होता है आख्यान या किसी चीज़ का बयान करना, या किस्सा या कथा या वृतांत, ठीक है, इसका ये पर्यायवाची होता है। चलिए, अब आपसे एक बार पूछा गया था कि कारक में कौन सा प्रत्यय है, तो कारक में कारक में अक प्रत्यय लगा होता है, ठीक है। कारक में कौन सा अक प्रत्यय लगा होता है, अक प्रत्यय लगा होता है, ठीक है। जो क्री प्लस अक प्रत्यय मिलकर हो गया कारक, ठीक है। चलिए, तो कारक में कौन सा प्रत्यय लगा होता है, अक प्रत्यय लगा होता है, क्योंकि अक क्या होता है, प्रत्यय क्या होते हैं, पीछे जो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगे होते हैं, ठीक है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। लंग लकार भूतकाल होता है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, और ये टेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन ये डीएलएड में भी पूछा गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत को हम प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जानते हैं, और ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2019 में ये भी पूछा गया था कि पंच परमेश्वर किसकी कहानी है, तो पंच परमेश्वर जो है वो प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक थी, ठीक है। चलिए, अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा ही होगा कि छा वर्ण जो है किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो का और शास के योग से बना हुआ है। और आप याद रखिएगा, केवल का में हलंत लगेगा, शा में नहीं लगेगा। अब आई प्रत्यय से बने दो शब्द अभी मैंने बताया था ना, नपाई, नाप प्लस आई मिलके बन गए नपाई, तन्हा प्लस आई मिलके बन गए तन्हाई, लंबा प्लस आई मिलके बन गए लंबाई, पंडित प्लस आई मिलके बन गए पंडिताई, ठाकुर प्लस आई मिलके बन गया ठकुराई, चतुर प्लस आई मिलके बन गया चतुराई, ठीक है। चलिए, एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया था 2019 में कि प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है, तो प्रसंगोचित शब्द जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और तत्पुरुष समास में आपको बताया ना कि क्या होती, विभक्तियां छिपी होती हैं, ठीक है, विभक्ति छिपी होती हैं। अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कई बार पूछा गया है, ये 2017 में पूछा गया था, ठीक है, और 2022 में पूछा गया कि पत्र के प्रकार बताइए। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र आपके दो प्रकार के होते हैं, पत्र के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है अनौपचारिक, दूसरा होता है औपचारिक, ठीक है। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे जो औपचारिक पत्र हैं इनका ये कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से भी पूछा गया है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक क्या होता है, निजी या व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं वो अनौपचारिक कहलाते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों को जो पत्र लिखते हैं, ठीक है, मान लो कि हमारी शादी होने वाली है तो हम अपने दोस्त को कुछ हम उसको पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, या इनविटेशन कार्ड वगैरह होता है, ये एक निजी पत्र हो गया, ठीक है। जैसे शादी वाला कार्ड आता है, ये आपका निजी पत्र हो गया, ठीक है। ये सभी आपके व्यक्तिगत पत्र या निजी पत्र या अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक, जैसे आप अपने प्रधानाध्यापक को एप्लीकेशन लिखते हो छुट्टी के लिए, ठीक है, या फिर आपको क्या किसी भी चीज़ के लिए आपने लेटर लिखा, या कोई व्यावसायिक या कार्यालय जो पत्र होते हैं वो औपचारिक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अगर पूछा जाएगा आप क्या लिखोगे, अपने मित्र तथा परिवार के किसी भी व्यक्ति जो परिचित हैं उनको लिखा जाता है। जैसे अपने मित्रों को लिखा, अपने माता पिता को कोई पत्र लिख रहे हो, या अपने अन्य संबंधियों, जैसे शादी वगैरह में जो कार्ड वगैरह चलते हैं, या किसी का बर्थडे होता है कार्ड दिया जाता है, या एक मुंडन होता है तो कार्ड दिया जाता है, ये सभी क्या हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। चलिए, औपचारिक पत्र क्या होता है, किसी भी कार्यालय में या संस्थान से जुड़े व्यक्ति जो अपरिचित हैं, यानी जो हमारे रिलेटिव नहीं होते हैं, ठीक है, हमसे परिचित नहीं होते हैं, उनको लिखा जाता है। जैसे औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिससे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है ना, जो वो सिर्फ ऑफिशियली वर्क के लिए होते हैं, जो ऑफिशियली वर्क के लिए, व्यवसाय के लिए, तो व्यवसाय से संबंधित, प्रधानाध्यापक के लिए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र जो हम देते हैं, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पर पत्र आदि, ये क्या है, औपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है 2019 में पूछा गया कि उच्चारित स्थानों के भेद बताइए।
तो उच्चारण स्थानों को कौन कौन से भेद होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है, वकारो, दंतोष्ठ, अनुनासिक, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये सभी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कंठ कौन सा होता है? जिनका उच्चारण कंठ से हो वे कंठ वर्ड कहलाते हैं। जैसे आ से ले आ छोटा आ, बड़ा आ, और का वर्ग, यानी का से लेकर का, खा, गा, गा, अंगा, ठीक है, ये, और हा। उसके बाद क्या है? तालव। जिनका उच्चारण स्थान तालु से हो वो तालव कहलाते हैं। जैसे कि या हो जाएगा, शा हो जाएगा आपका, इसके साथ साथ चा, छा, यानी चा वर्ग वाले आ जाते हैं। चा, छा, जा, झा, या, ठीक है। फिर क्या है? फिर आपका है मूर्धा। मूर्धा, जिनका उच्चारण मूर्धा से हो वो मूर्धा। जैसे कि टा वर्ग में आ गया टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है, और शा और रा आ गया आपका। फिर दंत, जिनका उच्चारण दा से हो वे दंत वर्ड कहलाते हैं। जैसे ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, और ला और सा, ठीक है। चलिए, ये से नहीं होगा, यहाँ पर सा होगा, ठीक है, ये वाला सा। ओष्ठ, जिनका उच्चारण ओठ से होता हो, जैसे कि पा वर्ग छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये ओष्ठ होगा। पा वर्ग यानी पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है, ये सभी। चलिए, अब अनुनासिक, यानी कि जो आपके पंचमाक्षर होते हैं, जैसे अंगा, इया, अड़ा, नामा, ये, और अनुस्वार, ठीक है, जैसे अनुस्वार जो एक बिंदी लगाते हो, ठीक है, और चंद्र बिंदु, यानी ये चंद्र बिंदु हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए, जिनका उच्चारण मुख और नाक से हो वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है कंठ तालु। तालु, जिनका उच्चारण कंठ और तालु से हो वे कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए और ए। कंठोष्ठ, जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो वे कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे ओ और औ। फिर क्या है? दंतोष्ठ, जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ से हो वो कहलाते हैं दंतोष्ठ। जैसे कि वा, ठीक है, आप कहते नहीं हो वकारो दंतोष्ठ। अब 2020 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पत्र लेखन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी पत्र लिखते समय हमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। क्या? संक्षिप्तता, यानी कि वो जो हम जिस चीज़ को लिख रहे हैं वहाँ पर वो हमें अच्छी तरीके से संक्षिप्त रूप से दिखाई दे रहा हो। पत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल आवश्यक बातों का ही उल्लेख हो, ठीक है, यानी कि फालतू की बकवास ना लिखी जाए, यानी अनावश्यक बातें पत्र को बोझिल बना देती, बेकार लगने लगती। कोई भी पत्र पढ़ रहा होगा तो उसको क्या करता है, छोड़ देता है वहीं पे, अरे भाई फालतू की बातें लिखी, नहीं पढ़ना। यानी संक्षिप्त शब्दों में होना चाहिए, यानी जो मेन बातें वही होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसलिए संक्षिप्त शब्दों में ही बात कही जानी चाहिए तथा अनावश्यक और अर्थहीन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, यही पत्र की संक्षिप्तता है। दूसरा है सरलता। तो संक्षिप्तता के साथ साथ सरल और सुबोध होना चाहिए। सरलता से तात्पर्य भाषा की सरलता से, यानी भाषा सरल माध्यम में हो ताकि पढ़ने वाला उसको अच्छे से समझ सके। सरलता का मतलब ऐसा लिखो कि पढ़ने वाला समझ सके। पत्र की भाषा ऐसी हो कि पत्र पढ़ने वाला लिखी हुई बात को अच्छी तरह समझ जाए। ऐसी भाषा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि पत्र पढ़ने वाले को लिखी गई बात समझ में ही ना आए या समझने में कठिनाई हो। वाक्य भी सरल हो और छोटे हो तथा उनका क्रम भी निश्चित हो। अब है सहजता। सहजता का मतलब ये होता है कि सहजता का अर्थ है स्वाभाविकता, अर्थात पत्र लिखते समय किसी भी तरह की बनावटी या कृत्रिम शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिससे जैसे आपकी वार्तालाप की शैली होती है वैसी ही शैली पत्र में भी प्रयोग होनी चाहिए। आप फालतू की बकवास और बनावटी भाषा बोले हो तो वैसी नहीं होनी चाहिए। अगला है कारक चिन्ह, और आपको पता है कारक चिन्ह मैंने आपको एक बार लाइव क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसके साथ साथ टेस्ट भी लिया था, ठीक है। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से हो, ठीक है, क्रिया से ही होता है। किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने के मुख्य भूमिका निभाता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जैसे कारक के उदाहरण, जैसे वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, नरेश खाना खाता है, सूरज किताब पढ़ता है, ठीक है। कारक, इन हिंदी में कारक जो विभक्तियाँ होती कौन कौन सी होती, चलिए देखिए। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, इसके साथ साथ संबंध और अधिकरण। इसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी अलग से वीडियो मैंने आपको लाइव क्लासेस में बताया है और लाइव में वो वीडियो पढ़ी होगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह कौन कौन से? कर्ता के लिए ने होता है, कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध कारक का, की, के, और यहाँ पर रा, री, रे होगा, ठीक है। अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, अजी, ये सब, ठीक है। चलिए, कर्ता कारक क्या होते हैं?
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं जब क्रिया सकर्मक हो। सॉरी, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, ठीक है। जैसे रामू ने अपने बच्चे को पीटा, तो यहाँ पर कर्ता क्या है, रामू, और रामू ने, ये कर्ता का यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगा है। समीर जयपुर जा रहा है, ठीक है। नरेश खाना खाता है, ठीक है। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। चलिए, कर्म कारक क्या होता है, कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया या किए हुए काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, तो गोपाल ने किसको बुलाया, राधा को। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, रामू ने किसको पानी पिलाया, घोड़े को। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, माँ ने किसको खाना खिलाया, बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट है करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। जैसे बच्चे गाड़ियों से खेले, यानी यहाँ पर एक माध्यम की बात हो रही कि माध्यम क्या है, यहाँ पर साधन की बात हो रही है, ठीक है। साधन होना चाहिए। पत्र को किससे लिखा जा रहा है, कलम से। साधन क्या है, कलम है। राम को किससे मारा जा रहा है, बाढ़ से। राम ने रावण को किससे मारा, बाढ़ से। अमित सारी जानकारी किससे ले रहा है, पुस्तकों से, ठीक है। चलिए, संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान, यानी यहाँ पर देने, जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो और उस चीज़ को दोबारा नहीं लोगे उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह होता है के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, तो बच्चे को क्या दे रही है, दूध दे रही है, देने की बात हो रही है। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, विकास ने क्या किया, गाड़ी दे दी, है ना। चलिए, अपादान कारक। वह जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है, यानी जहाँ पर अलग होने की बात की जा रही है और संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी से अलग होना पाया जाए वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे सुरेश छत से गिर गया, तो सुरेश छत से क्या हो गया, गिर गया, यानी छत से अलग हो गया है। सांप बिल से बाहर हो गया, पृथ्वी सूर्य से दूर हो गई, आसमान से बिजली गिरी, ठीक है, या गिरती है। अब है संबंध कारक, और आपको पता है संबंध दो लोगों के बीच होता है, तो शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाती है। जैसे संबंध कारक की विभक्तियाँ कौन सी है, का, की, के और रा, री, रे, ठीक है। जैसे मेरा भाई, मेरी किताब, मेरी बहन, ठीक है। तो ये क्या संबंध, मेरा भाई, तो ये मेरा भाई क्या हो गया, यानी कि वो मेरा भाई है। मेरी बहन यानी कि वो मेरी बहन, यानी आप उस पर संबंध दिखा रहे हो। तो वह राम का बेटा, यानी बेटा किसका है, राम का, तो बेटे का संबंध किससे है, राम से है। वह सुरेश की बहन है, तो बहन का संबंध किससे है, सुरेश से है। बच्चे का सिर दुख रहा है, ठीक है, तो सिर किसका दुख रहा है, बच्चे का। या सुनील की किताब है, तो किसकी किताब है, सुनील की। अब अधिकरण कारक होता है जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है में और पर। घर पर माँ है, माँ कहाँ पर है, घर पर है, यानी घर के अंदर है। घोंसले में चिड़िया, चिड़िया कहाँ है, घोंसले में। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी कहाँ खड़ी है, सड़क पर। दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। मुंबई में ताज होटल है, ताज होटल कहाँ है, मुंबई में है। धरती पर जीवन है, जीवन कहाँ है, धरती पर है। मुकुल के घर पर सोफा है, सोफा कहाँ है, मुकुल के घर पर है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे, ठीक है। चलिए, अगला है आपका संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधक कारक कहते हैं, और ये उसका चिन्ह होता है। चलिए, हे प्रभु आपको या मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। आप प्रभु को बुला रहे हो, हे प्रभु आपने ये मेरे साथ ही क्यों किया। अरे तुम इतनी देर से क्यों उठ गए हो, तुम इतनी देर से क्यों उठ गए। लड़के ज़रा बाजार से सामान ले, आप लड़के को बुला रहे हो ना, इधर आओ और बाजार से सामान ले आओ। अरे यार तुम अब आ रहे हो, अरे तू इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो यानी किसी से कोई बात कर रहे हो, उसको बुला रहे हो या बता रहे हो। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी किताब यानी कि हिंदी का जितना भी आपका पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर समाप्त हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सब समाप्त हो गए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जब ही मिलेगी जब आप 10K व्यूज़ आपके जब तक नहीं होंगे ये टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पहले शेयर करें अगर आपको फ्री में टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको लिखना बहुत मुश्किल होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए,
और उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे ये PDF दे दूँगी। आप आराम से बिना किसी झिझक के आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो चैनल पर नए आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की आपको बैक टू बैक आप महामैराथन क्लास मिलती रहेगी और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।